Hello, students. Welcome. Today's topic is what changed after October. कहने की बात है कि अक्टूबर के बाद क्या तब्दीली आती है और कौन सा अक्टूबर है ये जो हमने कल की क्लास की है उस क्लास में हमने कुछ पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो वो हमने पढ़ा था रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। 1917 में रशियन रेवोल्यूशन की बात हो रही है। हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का, रशियन रेवोल्यूशन, और उसमें अक्टूबर रेवोल्यूशन हमने कल पढ़ा है और अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में ही है ये भी कि उसके बाद क्या होता है। The Bolsheviks were totally opposed to private property. Most industry and banks were nationalized in November 1917. This meant that the government took over ownership and management. Land was declared social property, and peasants were allotted to seize the land of the nobility. In the cities, Bolsheviks enforced the partition of large houses according to family requirements. They banned the use of old titles of aristocracy. To assert the change, new uniforms were designed for the army and officials following a clothing competition organized in 1918 when the Soviet had बोडियोनोवाका, ये नाम है सोवियत हैट के लिए। ये सामने फोटो में दिख रहा है टोपी, वो स्यूजन। तो फिर क्या होता है, बल्शेविक्स जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के ख़िलाफ़ थे और ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ और बैंक्स जो थे उनको नवंबर 1917 तक नेशनलाइज कर दिया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ने जो है ऑनरशिप, मलकियत ले ली थी सारी मैनेजमेंट की। ज़मीन जो है वो डिक्लेयर कर दी गई थी सोशल प्रॉपर्टी। पीजेंट्स को ज़मीन अलाट कर दी गई थी नोबिलिटी की। और सिटीज़ में जो बाल्सविक्स थे उन्होंने घरों की पार्टीशन भी इन्फोर्स कर दी थी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैमिली। और जितने भी पुराने और एरिस्टोक्रेसी के टाइम के जो टाइटल्स थे वो टाइटल्स सारे जो है वो ख़त्म कर दिए गए थे। और एक चेंज करने के लिए, एक बदलाव वहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ था, एक बदलाव लाने के लिए इन्होंने एक नई यूनिफॉर्म फौज के लिए इशू कर दी थी। क्लॉथिंग कंपटीशन एक इसके लिए ऑर्गेनाइज हुआ 1918 में। और उसी दौरान सोवियत कैप जो है, ये फ़ोटो में जो दिख रहा है सामने, ये सोवियत कैप है। तो इसी टोपी को राइज कर दिया गया, ये चुन लिया गया था। द बोल्शेविक पार्टी वाज renamed the Russian Communist Party Bolshevik in November 1917. The Bolsheviks conducted the elections to the Constituent Assembly, but they failed to gain majority support. In January 1918, the Assembly rejected Bolshevik measures and Lenin dismissed the Assembly. He thought the All Russian Congress of Swedes was more democratic than an assembly elected in certain conditions. In March 1918, despite opposition by their political allies, the Bolsheviks made peace with Germany. At Brest-Litovsk, in the years that followed, the Bolsheviks became the only party to participate in the elections to the Russian Congress of Soviets, which became the parliament of the country. Russia became
a one-party state. Trade unions were kept under party control. The secret police called the Cheka first and later OGPU and NKVD punished those who criticized the Bolsheviks. Many young writers and artists rallied to the party because it stood for socialism and the change. After October 1917, this led to experiments in the arts and architecture, but many became disillusioned because of the censorship the party encouraged. तो फिर क्या होता है, 1917 की नवंबर में पार्टी बेल्शेविक जो है बोल्शेविक जो हैं उनको चेंज करके नाम रशियन कम्युनिस्ट पार्टी नाम रख दिया जाता है। फिर इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं लेकिन उनको मेजॉरिटी गेन नहीं होती है। और जनवरी 1918 में कुछ मेजर्स लिए जाते हैं बेल्शेविक्स के द्वारा और लेनिन जो है वो असेंबली को डिसमिस कर देते हैं। उसको लगता है कि रशियन कांग्रेस जो है, ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत की, वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है असेंबली से। असेंबली कम है लेकिन डेमोक्रेटिक ज़्यादा है कुछ कंडीशंस के साथ। तो मार्च 1918 में अपोजिशन भी होती है, इसकी मुखालफत भी होती है, लेकिन बोल्शेविक्स जो हैं वो जर्मनी के साथ पीस का ट्रीटी करते हैं, माहिदा करते हैं और आगे आने वाले जो साल हैं उनमें बोल्शेविक जो है वो खाली एक ही पार्टी रशिया में रह जाती है और रशिया जो है became the only party to participate in the elections to the all Russian Congress which तो वहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए एक ही पार्टी रह जाती है और इससे रशियन पार्लियामेंट जो बन जाता है वो कंट्री वन पार्टी स्टेट बन जाता है, सिंगल पार्टी भी हम कह सकते हैं इसे। ट्रेड यूनियंस को कब्जे में ले लिया जाता है, सारे कंट्रोल कर लिए जाते हैं और एक सीक्रेट पुलिस बनाई जाती है जिसको उस वक्त नाम दिया था चेका फर्स्ट और उसके बाद उसको नाम दिया गया OGPU और NKVD। और अगर कोई भी बोल्शेविक्स के खिलाफ कोई भी क्रिटिसाइज़ करे, कुछ भी उसकी मुखालफत करे तो उसको सज़ा मिलती थी। बहुत सारे यंग राइटर्स वगैरह भी इसके साथ जुड़ गए हुए थे। और अब अक्टूबर 1917 के बाद क्या होता है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं लेकिन बहुत से जो है इसमें डिल्यूजन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी एनकरेज्ड। फिर सिविल वार होती है यहाँ पे, ये हम देख लेते हैं थोड़ा। When the Bolsheviks ordered land redistribution, the Russian army began to break up. Soldiers, mostly peasants, wished to go home, and the redistribution and deserted. Non-Bolshevik socialists, liberals, and supporters at aristocracy condemned the Bolshevik uprising. Their leaders moved to South Russia and organized troops to fight the Bolsheviks. The Reds during 1918 and 1919, the Greens, Socialist Revolutionaries, and Whites, pro-Tsarevich, controlled most of the Russian Empire. They were backed by French, American, British, and Japanese troops. All those forces who were worried at the growth of socialism in Russia as these troops and the Bolsheviks fought a civil war, looting, banditry, and famine became common. Supporters of private property among whites took harsh steps with peasants who had seized land. Such
actions led to the loss of popular support for the non-Bolshevik. By January 1920, the Bolsheviks controlled most of the former Russian Empire. They succeeded due to cooperation with non-Russian nationalists and Muslim jihadists. Cooperation did not work where Russian colonists themselves turned Bolshevik in Kavanagh and Central Asia. Bolshevik colonists brutally massacred local nationalists in the name of defending socialism. In this situation, many were confused about what the Bolshevik government represented. तो सिविल वॉर होती है जब जो बल्शेविक्स हैं वो ऑर्डर करते हैं लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का। आर्मी के अंदर ब्रेकअप शुरू हो जाता है। सोल्जर्स खासकर पे पेजेंट्स जो हैं वो घर जाना चाहते हैं इस पर्पस के लिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बेल्सविक सोशलिस्ट और जो नॉन बेल्सविक्स और सोशलिस्ट लिबरल्स और जो एरिस्टोक्रेसी के सपोर्टर्स हैं वो उसको बेल्सविक अपराइजिंग को कंडेम करते हैं। उनके लीडर जो हैं वो साउथ रशिया की तरफ चले जाते हैं, ट्रूप्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, वहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं। जो बेल्सविक्स हैं इनको रेड्स कहा जाता है। और 1918 और 1919 के दौरान जो ग्रीन्स हैं सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज वो, और वाइट्स हैं जो जिनको हम कह रहे हैं प्रो तसार्स, तो वो कंट्रोल करते हैं रशिया के बड़े एम्पायर को, रशियन एम्पायर के बड़े हिस्से को कंट्रोल कर लेते हैं। दे वेर बैक्ड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स। तो वो इन ट्रूप्स की जो है वो उन ट्रूप्स की इनको बैकअप होती है। और ये सारे फोर्सेस जो हैं ये इनको इनको गम होता है, वरी होती है सोशलिज्म जो है रशिया में वो कैसे आए। तो जैसे ये ट्रूप्स जो हैं एज दिस ट्रूप्स एंड द बल्शेविक्स फॉट, जो ये ट्रूप्स हैं और बल्शेविक्स जब इनकी जंग होती है, सिविल वॉर होती है, तो यहाँ पे लूटिंग होती है, बैंड भी होती है एंड फीमेन भी होता है। यहाँ पे उस वक़्त कैसाली भी होती है। ये चीज़ें जो हैं ये कॉमन हो जाती हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि इससे रेमेडी एक देने के लिए जो रशियन नेशनलिटीज़ जो होती हैं, रशियन नेशनलिटीज़, उनको क्या दिया जाता है, पॉलिटिकल एटॉनमी दी जाती है। रशियन यानी यूएसएसआर जो था, सोवियत यूनियन, उसके अंदर जो भी नेशनलिटीज़ हैं जो मतलब अपराइजिंग कर सकती थी उनको एक एटॉनमी दी जाती है। और स्टेट जो है जो क्रिएट हुई है बल्शेविक्स की तरफ से, जो स्टेट एम्पायर जो है रशियन एम्पायर के बाद जो बल्शेविक जो स्टेट बनी है 1922 में। और उस बट सिंस दिस वाज कंबाइंड विद अनपॉपुलर पॉलिसीज दैट बल्शेविक्स फोर्स्ड लोकल गवर्नमेंट्स टू फॉलो, इसने अनकॉमन पॉलिसीज़ जो बल्शेविक्स ने जो लागू की हुई थी और जो बाकी गवर्नमेंट्स थी, जैसे मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं जो बाद में यूएसएसआर से लागू की, उनमें जो मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट्स थी उन पे कुछ ये ज़बरदस्ती कुछ चीज़ ठोंसना चाहते थे, जैसे हॉर्श डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म को डिस्करेज करने वाली बातें थीं। और जो अटेम्प्ट्स थी टू विन आवर डिफरेंट नेशनलिटीज़ वेयर ओनली पार्टली सक्सेसफुल। और ये डिफरेंट नेशनलिटीज़ जो विद इन दी यूएसएसआर थी उनको पूरी तरह से अपने कब्ज़े में लेने की जो कोशिश थी, उनको विन करना, उनके कब्ज़े में लेना, वो हार्डली या मुश्किल से उनको किसी तरीके से सक्सेसफुल हो सके उसमें। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस मच इज़ फाइज फॉर द डे। थैंक यू।